Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to my economics class. 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम अपने 5 ईयर प्लान्स वाला चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स के क्या इंट्रोडक्शन दिया था, क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा था इंट्रोड्यूस करने का इकोनॉमी में, और भी बहुत सारी बात बताई थी। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन क्या था, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इसके लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या रहे हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज परस्यूड टिल 1991। यानी 1991 तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुए थे, लागू हुए थे, वो कौन कौन सी थी, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम उस पर, कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ लोगों के पास तो जस्ट थोड़ा बहुत कैपिटल था भी, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्ट करने में, क्योंकि मार्केट के अनसर्टेनिटीज की वजह से मार्केट में श्योरिटी नहीं थी, रेगुलेटेड मार्केट्स नहीं थे उनके पास, इसकी वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को ही ये रोल प्ले करना पड़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करे। इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए तो पब्लिक सेक्टर ने ही अपना आगे कदम बढ़ाया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र पर ज़्यादा डिपेंडेंसी थी उस समय। मोस्टली इंडस्ट्रीज वर ये केप्ट बाय द हेल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। दैट टाइम पब्लिक सेक्टर के अंडर में नियर अबाउट 70 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी। 70 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी, सरकारी थी, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती थी। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज उस समय लगभग 12 इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट में। इससे भी अगर हम पहले की बात करें तो लगभग 21 इंडस्ट्रीज, 22 इंडस्ट्रीज पब्लिक में थी और प्राइवेट में जस्ट 8 इंडस्ट्रीज थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पब्लिक इंडस्ट्रीज बढ़ी, फिर प्राइवेट में कम हुआ। लेकिन जो 1991 तक की पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, 1991 तक की पॉलिसी है ये। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू हुए थे, आपको पता है, एलपीजी पॉलिसी लागू हुई थी। तो उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल कम होता गया और प्राइवेट का रोल बढ़ता गया, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, इकोनॉमी का पूरा बेस पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने अपने हाथों में कर रखा था। सेकेंड पॉइंट है हमारा रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी सरकार ने सारी इंडस्ट्रीज, मोस्टली, सारी नहीं कहेंगे, मोस्टली इंडस्ट्रीज अपने अंडर में कर रखी थी, और जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए थी उनका संचालन भी, उनका रेगुलेशन भी गवर्नमेंट कर रही थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, IDRA एक्ट 1948 में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट था, 1948 में इसको इनेक्ट किया। तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, और टैरिफ बैरियर्स, और कोटा रेस्ट्रिक्शंस, और लाइसेंसिंग सिस्टम लागू कर रखा था। तो प्राइवेट सेक्टर पूरा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर के द्वारा रेगुलेट होता था। ये 1991 से पहले की बात है, और तभी ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज रन करने में, सेटअप करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कौन करेगा इतनी फॉर्मेलिटीज, कौन मानेगा इतनी बाधाओं को, कौन झेलेगा। तो इसलिए फिर 1991 के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया,
लिबरलाइजेशन किया, जो रेस्ट्रिक्शन थी उनको हटाया, जिससे कि लोग इंटरेस्ट हो इंडस्ट्री रन करने के लिए। लेकिन वो बात की बात है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है, बाद में करेंगे उसको। यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, MRTP एक्ट लागू कर दिया, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट लागू कर दिया। ये गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन थी जो लगा दी थी गवर्नमेंट ने। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या बोला गया है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जानते ही हैं। उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट वो 5 लाख के आसपास थी। 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैटेगरी में आएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उस समय खतरा था हमारे देश की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के आइटम्स जो होते थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दबा देते थे फोर्सफुली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जानती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है, और इसलिए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में के लिए कुछ गुड्स का रिजर्वेशन कर दिया, कि कुछ सामानों को रिजर्व कर दिया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इसको प्रोड्यूस करेंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उन सामानों को प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसे प्रोटेक्शन मिल गई। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रेगुलेशन की बात करें हम लोग, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेशन किया गया MRTP एक्ट, जिसकी हमने बात की थी अभी। MRTP एक्ट लागू किया गया 1969 में, जो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपने अंडर में अपने किसी भी गुड्स की कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी थी वो बरकरार रही, वो कामयाब हो गई। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर लाइसेंसिंग सिस्टम इम्पोज किया गया, टैक्स बैरियर्स थे बहुत सारे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिमिट्स थी। तो ये कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया था, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, अभी क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, मशीनरी वगैरह, आयरन स्टील वगैरह। तो हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने फोकस कर रखा था 1991 से पहले, और वो जरूरी भी था क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस होती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज क्या बड़ी बड़ी मशीनरी, कैपिटल गुड्स बनाती हैं, जिससे हमारे बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये यहाँ पे वर्ड दे रखा है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का वो वैसी इंडस्ट्रीज जो किसी दूसरी इंडस्ट्रीज का आधार बन सकती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। पावर जनरेशन है, आयरन स्टील है, बिजली का उत्पादन जो है पावर जनरेशन वाली इंडस्ट्री है, और आयरन स्टील इंडस्ट्री है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली बहुत सिग्निफिकेंट थी हमारी इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसकी इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में फोकस किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोकस ऑन ट्रस्ट एंड सेविंग। फोकस इस पर कह लो, ट्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या किया था गवर्नमेंट ने उसमें, हम 1991 से पहले क्या था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जा रहा था, विश्वास किया जा रहा था। क्योंकि सेविंग, यहाँ सेविंग का मतलब है हमारा
अपने घरों में पैसे बचा के रखना। वॉल्ट सेविंग नहीं, सेविंग इन द सेंस डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक, जो हमने अपने बैंक अकाउंट वगैरह में सेव करते हैं ताकि वो अमाउंट सर्कुलेट हो सके पूरी इकोनॉमी में। किसी ने जमा किया पैसा अपने अकाउंट में, किसी ने लोन लिया, वो उसने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से इनकम जनरेट हुई, फिर से इनकम अकाउंट्स में आ गई, अकाउंट से फिर से किसी ने बोरो कर लिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक चक्र था जो चलता रहता था, ये चक्र सेविंग इन्वेस्टमेंट का, और ये चक्र चलना भी बहुत जरूरी था। बिकॉज अगर सेविंग्स नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाता, और इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इनकम जनरेशन भी मुश्किल है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पर फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, ज़्यादा से लोग बैंक में बैंकिंग हैबिट डाल रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कराएं, गवर्नमेंट ने हाई इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ने लोगों को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करके प्रोवाइड किया ताकि लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, लोग इस लालच से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कराएं अपने अकाउंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो एक बड़ा आपने सुना होगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहले उससे पहले पढ़ लेंगे हम फॉरेन कंपटीशन के बारे में। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये एक ऐसा पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखने में लग रहा है कि इंडिविजुअल कंपनीज के फेवर में है ये बात, ये वाला पॉइंट, लेकिन ये देश के फेवर में नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये देश के फेवर में रहा। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन दिलवाई गवर्नमेंट ने, ये पॉलिसी भी लागू की गवर्नमेंट ने कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इम्पोर्ट आइटम्स हो रहे थे उस इम्पोर्ट पर ड्यूटीज बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, इम्पोर्ट कोटा फिक्स कर दिए गवर्नमेंट ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान विदेशों का इंडिया में ना आए, और ना ही सामान आएगा इंडिया में, और ना ही इंडियन कंपनीज को वो कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन ये चीज़ हमारी इंडस्ट्रीज को खोखला कर दिया। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की रह गई। उन्होंने कभी कंपटीशन में पढ़ के आगे इनोवेशंस करने की स्टार्टिंग में कोशिश ही नहीं की। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है इन कंपैरिजन टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, जर्मनी। तो इन देशों की अपेक्षा हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फॉरेन कंपटीशन से बचाया था हमारे इंडस्ट्रीज को। और हम एक चीज अच्छे से जानते हैं, वेयर देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन देयर इज नो डेवलपमेंट। जहां कंपटीशन स्प्रेड नहीं होती वहां डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को विकसित करते हैं दूसरे लोगों से ज़्यादा ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन कंपटीशन ही रोक दिया। फॉरेन कंपटीशन 1991 से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, कंपटीशन रोक दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर, बढ़ाकर, इंपोर्ट टैक्स लगते हैं वो बढ़ाकर, और फॉरेन कैपिटल को इंडिया में आने से रोककर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने से रोककर, और इंपोर्ट कोटाज, जो कोटा रेस्ट्रिक्शन थी वो इम्पोज करके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन is a policy in which substitute goods are produced in our country, in India. The items which were earlier imported from the foreign countries that was started to produce in India. इंडिया में ही बनना, प्रोड्यूस होना स्टार्ट किए गए उन वस्तुओं को, जो वस्तुएं विदेशों से इंडिया में इंपोर्ट की जा रही थी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बढ़ावा देना था उस समय। एक्सपोर्ट, हालांकि एक्सपोर्ट प्रमोशन गवर्नमेंट ने बाद में लागू किया, बाद में ये पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके एडवांटेज जो हमें बहुत पहले मिलने थे चाइना के साथ साथ, लेकिन हमें वो एडवांटेज बहुत बाद में मिले, उसके अभी भी पूरे एडवांटेज नहीं मिल पाए हम लोगों को। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पर फोकस किया गया, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, जो आइटम बाहर से मंगाए जा रहे हैं उसको इंडिया में बनाना, बाहर से डिपेंडेंसी खत्म करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, जिसकी मैं भी बात कर रहा था आपसे।
रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध, विदेशी पूंजी पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। अब विदेशी पूंजी पर रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं? एक गवर्नमेंट ने एक्ट लागू किया था, फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का काम ये होता है, इस एक्ट का काम ये होता है, जो भी इंडिया, हमारा देश और विदेशों के बीच में जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो कैपिटल ट्रांसफर्स हो रहे हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उन चीज़ों पर पैनी निगाह रखना, टू चेक वेदर द फॉरेन कैपिटल इन द लिमिट्स और नॉट, वो लिमिट में है कि नहीं है। तो उनको तो फॉरेन कंपटीशन से बचाना था इंडिया को, अपने देश को, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन कैपिटल पे ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जो जिसको हम आप लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन FDI। तो उस समय वो फॉरेन कैपिटल वही चीज़ थी जो हम पढ़ रहे हैं, FDI जो थी वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, रोक लगा दी इंडिया ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केंद्रीयकृत योजना, यानी केंद्रीकृत योजना। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, लेकिन जो भी प्लानिंग होगी, हम बात कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं 1991 से पहले की, उसके बाद की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा पीरियड जो 1947 से 1990 तक रहा, 1990 तक रहा, इस पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस पीरियड में क्या था, प्लानिंग सेंट्रलाइज होती थी। ऑल द डिसीजंस आर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स द सेंट्रल अथॉरिटी जो थी अपने देश की, उससे लिए आते थे। Plus, if the state government was to take any decision, it has also to take the permission from the central government. उनको भी, राज्यों को भी केंद्र से सारे परमिशन लेनी पड़ती थी, either to make that decision or not। और ये था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये भी एक अच्छी बात नहीं है अपने देश के लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ सेंट्रलाइज आ जाता है, जहाँ वर्ड आपका सेंट्रलाइजेशन आ गया, वहाँ एक्शन में डिले तो होना ही होना है। A B से पूछेगा, B C से पूछेगा, C D से, D E से, E F से, फिर वो उनको आंसर देंगे। E ने D को बोला, D ने C को बोला, C ने B को, B ने A को। ये क्या हुआ? अननेसेसरी डिले इन एक्शन। जहाँ बहुत काम हो सकता था वहाँ कुछ काम नहीं हो पाता, सिवाय केवल डिले होती रहती है एक्शन में, और बहुत सारे डिले हुई, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहे। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो हमारे 1991 तक लागू रहा। सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती थी। ये आपका आज का टॉपिक हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज की विशेषताएं क्या, आर्थिक नीतियां। जो आर्थिक नीतियां 1991 तक, 1947 से 1990 तक अडॉप्ट की गई, परस्यूम्स अडॉप्ट की गई, अपनाई गई, उन इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या फीचर्स थे, ये सारे पॉइंट्स हैं। एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना काफ़ी। सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।